गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डेली करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 के लेक्चर नंबर 28 में आप सबका स्वागत है। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर पिछले पूरे 27 लेक्चर्स देखना मत भूलिएगा। आपके लिए करंट अफेयर्स का एक शानदार प्लेलिस्ट हमने बनाकर रखा है। दोस्तों, देखते देखते 28 लेक्चर तक हमारी जर्नी पहुंच चुकी है और अब बच गए हैं केवल आखिरी के 2 लेक्चर्स, यानी 29 और 30। और ये 30 लेक्चर हो जाने के बाद हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं मंडे से। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आप ये कब से शुरू कर रहे हैं अगली सीरीज। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम मंडे से अपनी अगली सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ये आने वाले मंडे से। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको करंट अफेयर्स इसमें सिखाया जाएगा। तो आपको कुछ नए नए फेरबदल भी दिखाई देंगे, नए नए अनुभव भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो बने रहिएगा और करंट अफेयर सीखने में कोई भी कमी मत लाइएगा। If you are a new student and you have just started the preparation of banking, तो ज्ञानबाजी करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट सीरीज है। और इसीलिए जरूरी है कि आप ज्ञानबाजी करंट अफेयर सीरीज के सारे वीडियोस देखते चलिए। आज ही सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए डाल रहे हैं। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज एक अच्छी सीरीज है, एक अच्छा मूव है। एग्जाम अपने निर्धारित समय पर हो या बाद में हो या कभी भी हो, करंट अफेयर्स की तैयारी में मैं वादा करता हूं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। और आप बस बने रहिए डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ और सीखते चलिए रोज के फिक्स क्वेश्चंस। ऑलराइट। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे कि बहुत जल्द हिंदू का एडिटोरियल हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आज या कल में इसकी डेट डिक्लेयर कर दूंगा और टाइमिंग भी डिक्लेयर कर दूंगा, और उस समय आप द हिंदू का एडिटोरियल सेशन जरूर देख सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको वोकैबलरी भी सिखाऊंगा, इस सेशन में मैं आपको बैकग्राउंड भी बताता चलूंगा। इससे आपका जीके तो मजबूत होगा ही होगा, आपका वोकैब भी बहुत पावरफुल होगा और इसके साथ साथ आरसी पैसेज का भी कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा। द हिंदू का एनालिसिस हर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वी आर डूइंग इट। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं, उठने का नहीं जागने का वक्त हो चुका है और अब हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 ले सीधा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कौन से राज्य में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का एक नया अनावरण किया है? 4 ऑप्शन है, मिजोरम, आसाम, गुजरात या मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज मणिपुर। ओके। मणिपुर के बारे में 2-3 चीजें आपको बता दी जाए। मणिपुर के सीएम कौन है, जरा बताइए मुझे। चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह, राइट। तो मणिपुर में किसकी सरकार चलती होगी? बीजेपी की। ये बोलने की कोई अलग से जरूरत है नहीं, क्योंकि इसीलिए नरेंद्र मोदी जी वहां पर अनावरण करने गए होंगे। ऑफ कोर्स कोई दूसरे राज्य, कोई दूसरी सरकार होती तो ऑब्वियसली वो अपने लीडर्स को ही बुलाते। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला, राइट। हाँ। इसके बाद कैपिटल क्या है मणिपुर की? मणिपुर की कैपिटल है इंफाल, IMPHAL। ओके। और यहाँ पर ये शुरू किया गया है जल जीवन मिशन। ये कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है? जल जीवन मिशन। ओके, इसको आप याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। हाँ, मैं लिख देता हूं जल जीवन मिशन। एक सेकेंड। राइट। हाँ। और एक और चीज इसके साथ बतानी है।
हर घर जल स्कीम, ये मोदी जी की एक स्कीम है, हर घर जल स्कीम। तो ये हर घर जल स्कीम के तहत घर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीट हेल्ड इन जुलाई 2020? भारत की तरफ से G20 डिजिटल इकोनॉमी जो कि जुलाई 2020 में एक वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? चार ऑप्शन है, पीयूष गोयल, राजकुमार सिंह, रवि शंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह। चारों के चारों बहुत बड़े मंत्री हैं, चारों के चारों के पास कैबिनेट है। अपना राइट आंसर क्या है पहले वो बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। राइट, हाँ। क्वेश्चन का मतलब समझाया नहीं आपको। G20 डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, और वर्चुअल मीटिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर मुलाकात हुई थी। अब आजकल फिजिकली तो मिलते ही नहीं है कोरोना के वजह से, तो आप बार बार ये वर्ड सुनोगे, वर्चुअल मीट, वर्चुअल मीट। अभी मोदी जी ने यूके की जो मीटिंग अटेंड की थी यहाँ बैठे बैठे, वो भी वर्चुअल मीटिंग ही थी। तो स्वाभाविक है कि ये कोविड के वजह से आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा होगा। अब बैंकिंग के बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में क्या पढ़ना पड़ता है? उनको ये मिनिस्टर्स के मंत्रालयों के नाम याद करने पड़ते हैं। अब पीयूष गोयल साहब भारत में कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? वो संभालते हैं रेलवेज। और क्या संभालते हैं? कॉमर्स, राइट, वाणिज्य मंत्रालय। राजकुमार सिंह क्या संभालते हैं? ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट। और उसके साथ संभालते हैं एनआरई। एनआरई का मतलब होता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप ढंग से सुनिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन रविशंकर प्रसाद जो हमारा राइट आंसर है, ये क्या संभालते हैं? ये भारत में दो मंत्रालय संभालते हैं, लॉ एंड जस्टिस और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी संभालते हैं, इसीलिए तो डिजिटल इकोनॉमी में ये गए थे, राइट। और गिरिराज सिंह जो है ये संभालते हैं एनिमल हस्बेंड्री और इसके साथ संभालते हैं डेयरिंग एंड फिशिंग, राइट। सारे मंत्रालय क्लियर हो गए, हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। यस, दैट्स रविशंकर प्रसाद। ये इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई आपको? मिनिस्टर, उनके मंत्रालय, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब याद करना ही होता है, क्योंकि बैंकिंग में इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते ही हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। द थर्ड यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम India's first 700 megawatt unit to achieve criticality. Where does the Kakrapar atomic power plant located? ये सवाल मैं ऑलरेडी एक बार ले चुका हूं, लेकिन अच्छी बात है कि हमें इसकी रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। चार ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या तमिलनाडु। आप बताइए क्या होगा सही जवाब? मेरे हिसाब से सही जवाब है गुजरात। काकरापार जो है वो गुजरात में है, राइट। हाँ, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और कमेंट्स थ्रेड में मुझे इसके जवाब का इंतजार रहेगा। सबसे पहला, मुझे ये बताओ कि रावत भाटा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो चला काफी दिन तक, ये रावत भाटा कहाँ है? और दूसरा, भारत में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडन कूलम में। ये कुंडन कूलम कहाँ पर है? माफ करना, कुंडन है ये, कुंडन कूलम ये कहाँ पर है? इन दोनों का आंसर जरा मुझे कमेंट्स थ्रेड में बताना। लेट मी सी कितने लोगों को कितनी चीजें पता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक लॉन्च 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स नेम्ड इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट्स, राइट। पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, यानी एक ऐसा ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें पेपर का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो ये कौन से बैंक ने किया है? आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या एचडीएफसी?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चेक कर लें एक बार। यस, राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का पहला ऐसा बैंक जो कि सेविंग के अकाउंट खोलने के लिए 100% पेपरलेस हो चुका है, बिना कागज के ही, तो इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी का नाम बताओ भैया, कौन है सीएमडी? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा, राइट, ये नाम आप याद रखना। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? एज द नेम इटसेल्फ सेज, अलग से सोचने की जरूरत क्या है, बड़ौदा, एक्चुअल नाम है वडोदरा, तो ये है वहां का हेडक्वार्टर। ओके, बाकी के भी आपको सीएमडी याद दिला दूं क्या एक बार? हाँ, आईसीआईसीआई के कौन थे? संदीप बख्शी। यूनियन बैंक के कौन थे? राज किरण राय। एंड एचडीएफसी के कौन थे? आदित्य पुरी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, लेकिन आप अच्छे से सुनना और उतने ही बढ़िया अक्षरों में नोटबुक में लिख के रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which country has passed the expat quota bill which could force about 8 lakh Indians to leave when enacted? अरे यार, ये एक बड़ी गंभीर समस्या रही। पहले हम सवाल का आंसर तक पहुंचते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान या बहरीन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। कुवैत में हुआ है ये। अब क्या है जरा इसको समझ लीजिए। और गाइस, इस क्वेश्चन में मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाथ से जाने मत देना, ठीक से समझ लेना। देखो, ऐसा है कि कुवैत में फैल रहा है कोरोना, राइट, और कोरोना पेशेंट्स काफी हैं। अब कोरोना के साथ साथ कुवैत में काम करने वाले बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। माइग्रेंट जो होते हैं ना, जो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कहाँ? कुवैत में। क्योंकि कुवैत में बहुत सारा ऐसा काम है, तेल का, गैस का, जिसके वजह से लोग वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में कुवैत में सबसे ज्यादा भारतीय लोग बसे हुए हैं, जो कि बाहर से आए हुए हैं, राइट। इंडियंस की संख्या कुवैत में बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, ऑयल प्राइसेस तो गिर ही रहे हैं, ये एक पहली वजह है। और दूसरा, कोरोना अपने चरम सीमा पर है, कोरोना फैलता ही जा रहा है, तो ये एक और बहुत बड़ा टेंशन है। इसीलिए कुवैत के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि मात्र 15% भारतीयों को कुवैत में रहने की इजाजत मिलेगी। 15%, तो बाकी के कहाँ जाएंगे? चलिए भैया, बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने घर जाइए, ये मतलब है इसका। तो यदि ये बिल पास हो गया तो 8 लाख भारतीयों को वापस बैक टू पेविलियन आना पड़ेगा। ये 8 लाख भारतीयों में से ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो वहां पर एज अ वर्कर काम करते हैं और बहुत से अलग अलग जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, तो उन सबको वापस आना पड़ेगा। ये है ये बिल, समझ में आया आपको? राइट। हो सकता है कि कुवैत की सरकार ये कुछ दिन के लिए करे और उसके बाद परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा, बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ऑलराइट, चलते हैं हम आगे अगले सवाल पर। विच कंट्री बिकेम द 25th कंट्री टू रिसीव ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उस विश्व व्यापार संगठन में 25वें देश के तौर पर, ऑब्जर्वर देश के तौर पर कौन सी कंट्री शामिल हुई है? अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? सही जवाब है रशिया के नीचे आने वाला तुर्कमेनिस्तान, राइट। ये ऐसे बहुत सारे स्थान देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उज्बेकिस्तान। तो राइट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान। समझ में आ गया आपको? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगबत। अशगबत। और ईरान की, ये तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तेहरान। अफगानिस्तान की काबुल। और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, राइट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहां पर भी IMP लिख देता हूं। जितने सवाल इंपॉर्टेंट है
मैं जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई टिक करता जाऊंगा सो दैट आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ हैज बिकम डैश कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जुलाई 2020। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने वाला एक और देश सामने आया है, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। तो ये कौन से नंबर का मेंबर बन चुका है इस लिस्ट में? 87th, 85th, 91st या 82nd? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 87th। ये बन गया है 87th मेंबर। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 1 मिनट का हॉल्ट लेंगे और समझ लेंगे। जितने नए विद्यार्थी है बिल्कुल बेटा एक एक बात ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ एक दिन ही आपको नौकरी लगवा देगा ये सब कुछ। ये देखो, ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में ये, माफ करना अब यार, ये डिजिटल पेन से कुछ ज्यादा अच्छे डायग्राम नहीं बन पाते। ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर आप जानते हो कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। राइट, ये है कैप्रिकॉन यानी मकर वृत्त, और ये क्या है? कर्क वृत्त, कैंसर। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरज की रोशनी धरती पर एकदम सीधी इन्हीं एरियाज में पड़ती है, और यही वजह है कि भारत एक गर्म देश है। भारत के अलावा अफ्रीका और बाकी के भी देश काफी गर्म देश है, क्योंकि वो कैप्रिकॉन, इक्वेटर और कैंसर वाली लाइन में आते हैं। अब ये जो मैं डब्बा बना रहा हूं, ये डब्बे का मतलब ये हुआ कि इस रेंज में आने वाले जितने भी देश हैं पृथ्वी पर, राइट, ये सारे देशों में सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पहुंचती है। तो इन सारे देशों का अपना एक पार्टनरशिप बनाया गया है, और ये इस पार्टनरशिप को कहा जाता है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये वो देश हैं जो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आपको पता है ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट है इंडिया का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मालूम है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम यानी गुड़गांव में। और आप जानते हैं इसमें टोटल कितने मेंबर शामिल हो चुके हैं? अब 87 मेंबर शामिल हो चुके हैं। और अमेरिका और यूरोप के बहुत से देश इस बात से बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की कोई पार्टनरशिप भारत करे और भारत उसकी पहल करे। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी हमारे यहाँ है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है। ऑल राइट, सो लेट्स गो अहेड। हो सकता है कि आने वाले दिन में इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले। हम चलते हैं अगले सवाल पर। Which form was revised by CBDT to enhance the flow of information between taxpayers and tax authorities? Right, चार ऑप्शन है हमारे सामने, फॉर्म 26AS, फॉर्म 15IC, फॉर्म 10BA या फॉर्म 44AB। टेक्निकल सवाल है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म 26AS। ऑल राइट, हाँ। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लिख देता हूं यहां पर मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्वाभाविक है नई दिल्ली में। राइट, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 13 लाख करोड़, 48 इन द वर्ल्ड? भारत की पहली ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिसका मार्केट कैपिटल 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, भारती एयरटेल या TCS? क्या लगता है आपको? स्वाभाविक है भारत की सबसे बड़ी कंपनी का ही मार्केट कैप उतना बड़ा हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में नहीं आता, आज एक लाइन में समझ लो और जिंदगी भर मत भूलना। मान लो कि किसी कंपनी के पास ये इतने सारे शेयर्स हैं, ठीक से देखो, ये इतने शेयर्स हैं, इन शेयर्स की कीमत है मान लो 100 रुपए। 100 शेयर हैं और 100 रुपए कीमत है। कंपनी ने इसमें से इतने काट के बाजार में इंट्रोड्यूस कर दिए। कितने? 10 काट के बाजार में इंट्रोड्यूस कर दिए। राइट, तो 10 शेयर बाजार में आ गए, और पर शेयर
पर शेयर प्राइस, एक एक शेयर की जो कीमत है वो मान लेते हैं हम 10 रुपए है, राइट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 100। तो ये 100 रुपए जो है ये कहलाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये समझ में आया आपको? तो सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन का? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, जिसे हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मार्केट कैप कहा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी वाली उस कंपनी में ये दोनों की टोटल करे तो इसका आंसर आता है 13 लाख करोड़। हा असा अर्थ झाला या प्रश्नाचा। समझ में आया या नहीं आपको? क्लियर है या नहीं? बात नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट थ्रेड पे जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, लेकिन कंफ्यूज मत रहना, आज नहीं कल ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा नहीं तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तियानवेन 1 इज द मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री? तियानवेन 1 ये मंगल मिशन कौन से देश का है? साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग या चाइना? हा हा, हमको तो पहले से मालूम है भैया, तियानवेन 1, तियानवेन तियानवेन नाम से तो बहुत पहले से चलता आ रहा है इनका मिशन। सही जवाब है चाइना। ये जो मिशन है ये चाइना में चल रहा है, देख लें एक बार। यस, द राइट आंसर इज चाइना। बताओ, हर जगह उंगली करना जरूरी है। हालांकि मार्स मिशन अच्छी बात है, कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन क्या क्या नहीं कर रहा है चाइना। साउथ चाइना सी में गड़बड़ी फैला रहा है, ताइवान से लड़ रहा है, भारत से लड़ रहा है, ईरान से चुपचाप दोस्ती कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को तो गिनता ही नहीं है कहीं, जापान के साथ भी इनकी टन्नस चालू है। भगवान जाने क्या चाहते हैं ये लोग और क्या करना चाहते हैं आगे। ऑलराइट, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच इज साउथ एशिया फर्स्ट लीग दैट जॉइंड वर्ल्ड लीग फोरम? साउथ एशिया की ऐसी पहली लीग बताइए जिन्होंने वर्ल्ड लीग फोरम को ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि वर्ल्ड लीग फोरम क्या होता है। वर्ल्ड लीग फोरम फुटबॉल का एक बहुत जबरदस्त फोरम है, और वर्ल्ड लीग फोरम में कुल मिला के 41 मेंबर कंट्रीज हैं, और उस वर्ल्ड लीग फोरम में अब साउथ एशिया की भी एक टीम ज्वाइन हुई है, वीवो प्रो कबड्डी। अब लो कल लो बात भैया, फुटबॉल के एसोसिएशन में कबड्डी वाले क्या करेंगे, तो इनको छोड़ो, गोली मारो। इंडियन प्रीमियर लीग, अरे ये क्रिकेट का है, ये वहां क्या करने जाएगा। हॉकी इंडिया लीग, हॉकी का भी कोई काम नहीं है। इंडियन सुपर लीग, हाँ इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सुपर लीग। ओके, इंडियन सुपर लीग को हीरो इंडियन सुपर लीग बोला जाता था, पता है ना, हीरो मोटो कॉर्प वाले इसकी पब्लिसिटी करते थे, उसके स्पॉन्सरर थे। ओके, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द पेंडेमिक सेंचुरी? भैया आंसर वांसर बाद में, पहले मैं आपको यहां पर ही लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। किताबों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं, आंसर इसका बाद में आप याद कर लेना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये जरूर याद रखो, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। चार ऑप्शन, खालिद हुसैनी, अतुल गावंडे, मार्क हॉनिग्सबॉम या सी जे लॉयंस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क हॉनिग्सबॉम। ऑलराइट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, याद रहेगा आपको। चले हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। The TOPS junior scheme that was seen in news is to be launched by which union ministry? TOPS junior scheme नाम की एक स्कीम लॉन्च हुई है, ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो चार मंत्रालय के नाम आएंगे ऑफ कोर्स, ये रहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय। क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, चेक करें। यस, द राइट आंसर इज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, हाँ, मंत्री जी के नाम बता दें एक बार, मंत्री जी के नाम पता रहे तो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आते ही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं भारत के नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। हाँ, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? किरेन रिजिजू,
किरेन रिजिजू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, ये इनका नाम है। और कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के साथ कॉमर्स मंत्रालय के अलावा रेलवे मंत्रालय भी है, राइट। ये चारों बातें याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Zoox that was recently acquired by Amazon is a startup firm related to which field? Amazon ने अभी अभी एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है Zoox। तो ये एक स्टार्टअप कंपनी कौन से क्षेत्र में थी? चार ऑप्शन है माफ करना, सेल्फ ड्राइविंग कार, एरियल ट्रांसपोर्ट, सोशल मीडिया या राइड हेलिंग सर्विस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ ड्राइविंग कार। लेट अस सी, यस द राइट आंसर इज सेल्फ ड्राइविंग कार। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आज बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं यार, क्या बात है, पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ओके, तो बातें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक बात ढंग से सुनते चलिए। हम चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। Which is the parent organization of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose, right? चार ऑप्शन, FATF, OECD, G20 या Commonwealth। ओके, ग्लोबल फोरम ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पस का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर बी, OECD। ऑलराइट, अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुख्य ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो टैक्स भरने से संबंधित चीजों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है OECD। OECD का फुल फॉर्म क्या है नए बच्चों, जरा बताओ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। ऑलराइट, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। मेंबर्स कितने हैं इसमें? मेंबर्स हैं 37। ओके, क्लियर हो गया। हाँ, ये जो FATF है इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, OECD का एक लाइन में मैं मतलब भी आपको बता देता हूँ। ये दुनिया के कुछ अमीर देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे देश जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं और जीवन जीने का स्तर बहुत अच्छा है, वो है OECD कंट्रीज। इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच कंट्रीज रिसर्च टीम हैज वन द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड? ओके, कौन से देश की रिसर्च टीम ने वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड जीता है? बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया या कंबोडिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। कंबोडिया द राइट आंसर। ओके, कंबोडिया की कैपिटल लिख ले जरा। कंबोडिया की कैपिटल बहुत अजीबो गरीब नाम है, रोज छत पे जाके याद करना, 8-10 दिन में याद हो जाएगा। नोम पेन। ओके, सुना क्या ढंग से? नोम पेन, ये उनकी राजधानी है। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? ये भी कोई खास सिंपल नहीं है। नेपिटो, नेपिटो बताओ, मतलब आपको परेशान करने का पूरा रास्ता निकाल के रख लिया इन लोगों ने, पास नहीं होने देंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश की ढाका। बस भारत की कैपिटल बड़ी इजी है भैया, और ये भी नहीं पता तो मेरी तरफ से दंडवत साष्टांग नमस्कार स्वीकार करें, नई दिल्ली। राइट, ये रहे चार हमारे तरफ से कैपिटल। हाँ भाई, आप बताइए, इस सवाल में भी मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं, कमेंट थ्रेड में मुझे इसका आंसर चाहिए। किस हिंदू मंदिर के वजह से कंबोडिया दुनिया में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है? मुझे कमेंट थ्रेड में इसका आंसर चाहिए। सवाल ठीक से सुनो, किस हिंदू मंदिर के वजह से कंबोडिया, ये ऑप्शन कंबोडिया दुनिया में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है? राइट, आंसर का जवाब, आंसर जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा कमेंट थ्रेड में।
अभी हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच इंडियन शिपयार्ड इज टू बिल्ड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वेयन फर्म एस्को मैरीटाइम एएस? चार ऑप्शन है, कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिप बिल्डिंग, मैजागॉन डॉकयार्ड या हिंदुस्तान शिपयार्ड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड। चेक कर ले एक बार, यस कोचिन शिपयार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं क्विकली। प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? प्लाज्मा, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इसका मतलब होता है रक्तदान करना, ताकि आपके खून से पता चल सके कि कोरोना के लक्षण कितने हैं। ये अभी अभी कौन से राज्य में लगाया गया है? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश या केरला? हम सब जानते ही हैं न्यू दिल्ली में ही प्लाज्मा बैंक बनाया गया है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत से स्टेट में बन गया है अब वो, सो नथिंग अनकॉमन एज सच। ओके, महाराष्ट्र में भी है। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर एज ऑफ नाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन लोकेटेड? अब देखो सवाल ये आया कहां से। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर ये हेडक्वार्टर सबके याद कर लेने चाहिए क्या? मैं बच्चों को बोलता हूँ, अरे भैया जो किसी ना किसी सुर्खियों में है, पहले उनके हेडक्वार्टर याद करो। आप अपने मन से कुछ भी मत याद करते फिरो, ऐसे में काम नहीं बनने वाला। अब आईटीयूसी का हेडक्वार्टर वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आईटीयूसी से रिलेटेड खबर अभी अभी सुर्खियों में थी। याद है आपको, पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि काम करने के लिए यानी एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत ही बेकार सा कल्चर भारत में बन जाता है, और इस लिस्ट में दुनिया के 10 सबसे वर्स्ट देशों में भारत अब शामिल हो चुका है, जिसमें बांग्लादेश भी है, फिलीपींस भी है, और भारत का भी नंबर उसमें है। बल्क में नौकरियों से निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉइज को किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं होती, कोई राइट्स नहीं होते। इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल दे चुका था। अब ये जो रैंकिंग आई है, ये कहां से आई है? आईटीयूसी वालों के तरफ से आई है, और इसीलिए वो आईटीयूसी का हेडक्वार्टर आपको पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रसेल्स एंड बर्लिन। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? उस दिन भी मैंने बताया था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रसेल्स। ओके, और ये ब्रसेल्स ये कहाँ है भैया? वेयर इज ब्रसेल्स? पंढरपुर के आसपास तो नहीं है कहीं? ब्रसेल्स है बेल्जियम में, इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। लंदन कहाँ है? यूके में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। राइट, सारी चीजें याद रखिएगा, ऐसे काम नहीं बनने वाला। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इंडिया इज टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयर पैक्ट, शेयरिंग पैक्ट विथ विच कंट्री? भारत अभी अभी डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट किसके साथ साइन करने वाला है? वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है, लेकिन अभी चार ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यूएस, रशिया, फ्रांस या इजराइल? लीजिए भैया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब आप बताइए क्या होगा राइट आंसर? हमने लॉजिस्टिक्स में अभी अभी पार्टनरशिप की है रशिया के साथ। ओके, तो दिस इज रशिया। अब इस सवाल का भी मैं आपको मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। देखो ये इधर है इंडिया, और ये यहाँ कहीं पर है रशिया। मिलिट्री वालों को काम करना पड़ता है, आर्मी एक साथ काम करती है, तो यहाँ पर बना दिया है डेस्टिनेशन नंबर 1, डेस्टिनेशन नंबर 2, डेस्टिनेशन नंबर 3, डेस्टिनेशन नंबर 4। तो लॉजिस्टिक्स यानी सामानों की, हथियारों की, किसी भी चीज की सप्लाई के लिए आपने लॉजिस्टिक्स पार्टनरशिप करके रख ली है, जहां पर अपने अपने सोल्जर्स, अपने अपने अलग अलग प्रकार के नेवी के, आर्मी के सारे सोल्जर्स और मटेरियल्स को एक दूसरे जगह पर हॉल्ट किया जा सकता है, इसकी पार्टनरशिप रहती है। ये बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which state has announced a 2-year jail term, 1 lakh rupees of fine for not wearing mask in violation of COVID-19 protocols? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ये है कि कौन से देश ने अभी अभी डिक्लेयर कर दिया है कि वहां पर 1 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा अगर आपने मास्क नहीं पहना तो, और उसके साथ साथ 2 साल की जेल भी हो जाएगी अगर आपने कोविड-19 से रिलेटेड सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो। चार ऑप्शन है, उड़ीसा, झारखंड, गोवा एंड महाराष्ट्र। बोलिए क्या है? सही जवाब है झारखंड। ये किया गया है हेमंत सोरेन साहब की सरकार में, झारखंड में। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हेमंत सोरेन, SOREN। और गवर्नर कौन है वहां के? द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी, माफ करना, DRAU है, द्रौपदी मुर्मू। ओके, ये राइट, हेमंत सोरेन एंड द्रौपदी मुर्मू। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच नेशन हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट इट शेयर लैंड बॉर्डर विथ? कौन से देश ने अभी अभी लोगों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है ऐसे देशों से जिनके साथ वो अपनी बॉर्डर यानी सीमा रेखा शेयर करता है? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत? मुझे तो स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग से लग रहा है भारत ही होगा, क्योंकि भारत में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की कोई भी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यस, द राइट आंसर इज भारत। अब जरा मुझे बताइए, भारत की सीमा रेखा कौन कौन से देशों से टच होती है? भारत की सीमा रेखा टच होती है पाकिस्तान से, हल्की सी टच होती है अफगानिस्तान से, उसके बाद टच होती है नेपाल से, उसके बाद भूटान से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद ऑफ कोर्स चाइना से, एंड देन बांग्लादेश के साथ भी टच होती है। ईरान के साथ नहीं, ईरान के साथ टच नहीं होती, बीच में बहुत बड़ा पाकिस्तान आ जाता है तो ईरान अलग पड़ता है। तो इतने सारे देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा रेखा लगी हुई है। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। द DRDO has recently set up a COVID-19 testing facility at Defense Institute of High Altitude Research. Where is DIHAR located? ये DIHAR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? स्वाभाविक सी बात है, हाई अल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो हाई अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो कोई ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा भैया। चार ऑप्शन देख लें, लेह, शिमला, मुन्नार या फिर मन्नार या फिर गैंगटॉक। लीजिए, सारे के सारे ऊंचाई वाले स्टेट वाले रीजन है, तो अब फिर से कंफ्यूजन, बट बहरहाल यहाँ सही जवाब है लेह। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स लेह। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24। रीस्टार्ट इंडिया इज मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च टू हेल्प द MSME सेक्टर इन रीस्टार्टिंग बिजनेस इन इंडिया। The platform has been developed by which among the following company? Tata Capital, Bajaj Finserv, Cholamandalam Finance या मुथूट फिनकॉर्प? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दो हाथी वाला, मुथूट फाइनेंस कॉर्प। ओके, द राइट आंसर इज मुथूट। आपको पता है कि ये मुथूट कंपनी कहाँ की है? इट इज फ्रॉम केरला। ओके, और ये मुथूट साहब एक्चुअली में कंपनी के मालिक है, सो इट्स अ सरनेम। चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25। द नेशनल सोलर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी बाय विच ईयर? याद है, मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में लगातार आपको बताया है कि भारत का पूरी तरह से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से 175 गीगावाट की बिजली पैदा करने का प्लान है, और इस 175 में से 100 गीगावाट जो है वो किस में से आएगा? सौर ऊर्जा यानी सोलर में से आएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो 100 गीगावाट जो सोलर से आएगा वो कब तक बन के रेडी हो जाएगा, कब तक इतना हम प्रोड्यूस करने की परिस्थिति में रहेंगे? सही जवाब है 2022 तक, क्योंकि लगभग हम 80 गीगावाट के आसपास तो आ ही चुके हैं। तो 2022 तक ये पूरा टारगेट सरकार का अचीव हो चुका होगा। ऑलराइट, अच्छी बात है। आने वाले दिन में सौर ऊर्जा के अलावा भी बहुत सी चीजों में भारत बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। आपके घर में अगर कोई ऐसे भाई बहन होंगे जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में अच्छा करियर बनाया जाए, मेरी ये सलाह याद रखना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित करियर अगर उन्हें पसंद आए तो जरूर उनको सलाह देना। आने वाले दिन में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से होगा और बिजली उत्पादन से संबंधित ढेरों नौकरियां निकलने वाली हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा चलित हो या फिर वो कोल एंड थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो। ऑल राइट, तो ये था दोस्तों आज के 25 सवालों के साथ हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें पसंद आई और आपने हर चीज लिख के भी रखी। 2 लेक्चर और बाकी है और उसके बाद हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है। नई सीरीज में हम बहुत सी नई नई चीजें आप तक लेकर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे।
आप बताइए कि आप नई सीरीज में क्या क्या देखना पसंद करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, इसके अलावा जीके वन लाइनर, इसके अलावा खबरें यानी न्यूज, और उसके अलावा स्टैटिक जीके, सबके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। आप अपने कमेंट थ्रेड में जरूर हमें सजेस्ट करिएगा कि नए सीरीज में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। सारी चीजों को अच्छी रिवीजन के साथ याद रखिएगा और एंजॉय करिए ये वीडियो। ऑल राइट दोस्तों, तो आज के सेशन की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाकर डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।